Recession. Now it's official, we are in a recession. The research group that makes that determination made it today and said the recession actually started a year ago. But the question now, when will it end? जब भी हम ये सब सुनते हैं तो हमारे मन में एक डर सा जाता है, fear of losing our jobs, fear of losing our savings, fear of losing our homes, fear of losing our retirements, pensions. अगर आपने बिग शॉट मूवी देखी होगी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि if 1% unemployment goes up, 40,000 people died. People lose homes, people lose jobs, people lose retirement savings, people lose pensions. You know what I hate about fucking banking? It reduces people to numbers. Here's a number, every 1% unemployment goes up, 40,000 people died. Did you know that? No. Did you know that? No, I didn't know that. और ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है. Now just imagine for a second कि कितने लोग अपनी जॉब्स खो देते होंगे, कितने लोग अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स खो देते होंगे, अपने घरों को खो देते होंगे, पेंशन्स को, रिटायरमेंट्स को खो देते होंगे. Now here's a question. Why all of a sudden everybody's talking about this recession? The fears this morning over the new recession forecast, chances hitting 100%. Some economic projections predict a recession in the United States is effectively certain in the next 12 months. And at the time of record high inflation, reports say nearly 70% of Singaporean people, they are concerned if you're planning a holiday higher there, household expect to pay expenses. more. The cost of service costs, such as air travel and accommodation, rose to 3.8% in August. रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अकॉर्डिंग 2023 इज़ नॉट अ गुड ईयर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी. IMF ने भी कंट्रीज को वार्न किया है कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आएगा जिसमें $4 ट्रिलियन का इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है. Overall, we expect global output as a result of all this to shrink between now and 2026 by $4 trillion. To give you a sense what is $4 trillion, this is the size of the German economy. Gone. वर्ल्ड बैंक भी रिसेशन की तरफ ही इशारा कर रहा है. इवन उनका ये तक कहना है कि इसका सबसे ज़्यादा असर इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पर पड़ेगा. तो क्या सचमुच इंडिया पर इस ग्लोबल रिसेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? लेट्स फाइंड आउट. इस रिसेशन की शुरुआत 2020 में कोविड से शुरू हो जाती है जब ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ में बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेस्टोरेंट, मार्केट्स टेम्परेरी क्लोज हो जाते हैं और कंज्यूमर की स्पेंडिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है. ऑलमोस्ट हर कंट्री की GDP बुरी तरह गिरने लगती है. इट वॉज ऑलरेडी लाइक अ रिसेशन बैक देन. मार्केट में पैसों का फ्लो एकदम से कम हो गया था. जहाँ US की GDP 31% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वहीं इंडिया की GDP 24% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाता है. और जैसे हमने देखा था, डेली वेजेस वर्कर्स और लो इनकम पीपल पर इस पेंडेमिक का सबसे बुरा असर पड़ता है. अब ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन लोगों को कुछ एड प्रोवाइड करें जिनको इस पेंडेमिक ने सबसे ज़्यादा हिट किया है. एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने लेवल पर ये एड प्रोवाइड भी करती है. जहाँ US $350 बिलियन की एड प्रोवाइड करता है टू डील विद दिस कोविड-19 इमरजेंसी, वहीं अगर इंडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1,70,000 करोड़ की एड प्रोवाइड की जाती है. अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो करीब $20 बिलियन के आसपास बनता है. ये तो अभी सिर्फ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने की अमाउंट है. अब जो देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, GDP कॉन्ट्रैक्ट हुई है और रिसेशन वाली कंडीशन आ गई है, उसे दोबारा रिवाइव करने के लिए और फंड्स की जरूरत पड़ेगी. और उसके लिए मोस्टली गवर्नमेंट एक स्टेप उठाती है, इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी. अब इसके लिए गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा होना भी चाहिए. अगर है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, और अगर नहीं है तो गवर्नमेंट क्रिएट्स मोर मनी और दे प्रिंट मोर मनी. एंड दिस इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन व्हाई इन्फ्लेशन इज राइजिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यही स्टेप उठा रही है, एंड US इज़ वन ऑफ दोज. एज ऑफ मार्च 2021 US प्रिंटेड $13 ट्रिलियन, जिसमें से $5.2 ट्रिलियन वॉज कोविड कॉस्ट लाइक वैक्सीन, रिलीफ पैकेज एक्सेट्रा, एंड $4.5 ट्रिलियन फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग. क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू भी सेंट्रल बैंक्स काफ़ी पैसा छाप रहे थे और उन पैसों से एसेट्स खरीद रहे थे सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स. और इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू पैसा आता था कमर्शियल बैंक्स के पास सो दैट दे कैन लेंड मोर एंड मोर मनी टू रिवाइव द इकोनॉमी. एंड रेस्ट $3 ट्रिलियन प्रिंट किए गए थे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड दिस वॉज नॉट एंड देयर. ऑन टॉप ऑफ ऑल दोज थिंग्स, US के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट, जिनको इंडिया में हम रेपो रेट्स भी कहते हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 0% कर दिया था. टू बी प्रिसाइज 0.25%, विच इज़ लोवेस्ट. We reduced the interest rate on discount window loans by 1.5 percentage points, bringing that rate to 0.25%. The discount window plays an important role in supporting liquidity and stability in the banking system, and we encourage banks to turn to the discount window to help meet demands for credit from households and businesses.
दैट मीन्स कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को 0.25% के इंटरेस्ट पर पैसा दे रहा था। अब क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को इतने कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल रहा था तो उसने आगे बिजनेसेस को और लोगों को भी कम इंटरेस्ट रेट पर ही पैसा दिया, जिसका लोगों ने और बड़े बड़े बिजनेसेस ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। लोगों ने बिजनेस लोन लिए, कार लोन लिए, होम लोन लिए, पर्सनल डेट तक लिए और उन पैसों को मार्केट में स्पेंड किया। एंड विद ऑल दिस मार्केट में एक लिक्विडिटी आ चुकी थी, लोगों के पास अब खर्च करने के लिए पैसा था, सो दे स्टार्टेड बाइंग थिंग्स। बट कोविड-19 के दौरान कंपनीज का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर था, शिपिंग में भी काफ़ी डिले हो रहा था और लेबर की कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू रहता था। इन्हीं कारणों की वजह से अचानक से बढ़ती डिमांड को कंपनीज और बिजनेसेस फुलफिल नहीं कर पाए एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हाई प्राइजेस फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। इवन मार्च 2022 तक यूएस का इन्फ्लेशन रेट 8.4% को भी पार कर चुका था, जो कि पिछले 40 सालों में नहीं देखा गया था। ग्लोबल इन्फ्लेशन भी 1.9 से सीधा 3.5% जा चुका था। अगर इंडिया के कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को देखो तो वो भी लगभग 7% के करीब था। हालांकि ये काफ़ी देशों से कम था, बट अगेन ऑफकोर्स ये आरबीआई की टॉलरेंस बैंड जो कि 2 से 6% का है उससे ज़्यादा है। बट स्टिल इंडिया ने काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा है एंड वी शुड थैंक आरबीआई फॉर दिस, क्योंकि आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांतन दास ने साफ साफ मना कर दिया था कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रिंट एक्स्ट्रा मनी टू टैकल दिस कोविड-19। लुक, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडियन गवर्नमेंट के पास काफ़ी अच्छा पैसा है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में गवर्नमेंट ने 12,23,000 करोड़ का जीएसटी रिवेन्यू कलेक्ट किया था। इवन जब 2020 में कोविड में ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस बंद थे, उस साल भी करीब 10,13,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन मिला था गवर्नमेंट को। एंड रिमेंबर अगेन, ये सिर्फ जीएसटी कलेक्शन से अर्निंग है। एंड द सेकंड थिंग कि अपने वर्स्ट टाइम के दौरान भी आरबीआई ने रेपो रेट्स को 4% से कम नहीं किया, ताकि मार्केट में एकदम से अनकंट्रोल लिक्विडिटी ना आए और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर हैं जहां काफ़ी महंगाई देखने को मिली, लाइक वेजिटेबल्स के प्राइसेस में 13.23% की बढ़ोतरी देखने को मिली, स्पाइसेस के प्राइस में 14.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली, फ्यूल एंड लाइट सेगमेंट में 10.78% की बढ़ोतरी, क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 9.91% की बढ़ोतरी। अगर वर्ल्ड लेवल पर भी इन्फ्लेशन का मेन कारण देखा जाए तो उनमें से एक फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस में बढ़ोतरी ही है। Food and energy prices hitting record high globally. This report is about an alarming trend: rising food prices from grains to cooking oil, the price of basic staples skyrocketing across the globe. The reason for this is the war in Ukraine and droughts fueled by climate change. For countries, this is an alarming situation. Price hikes are worsening already existing food crisis, fueling protests in several countries across the world. इवन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी यही कहता है कि फूड इन्फ्लेशन पिछले एक डेकेड में सबसे ज़्यादा है। ऑफकोर्स इसके पीछे पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर से भी फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है। रशिया एंड यूक्रेन मिलकर 30% ऑफ वर्ल्ड वीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस वॉर के कारण वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शन लगा रखे हैं और अकेला यूक्रेन वॉर के चलते ठीक ढंग से एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। और इन सब के ऊपर क्लाइमेट डिजास्टर के चलते 2021 एंड 22 में क्रॉप्स बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई थी, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का यही कारण है। तो अब जो इन्फ्लेशन रेट है वो अगर एक हद तक है तो एक हेल्दी इन्फ्लेशन कहलाता है, विच इज ऑल्सो गुड फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस में 2% इन्फ्लेशन को हेल्दी इन्फ्लेशन माना गया है, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में 2 to 6% इन्फ्लेशन को हेल्दी इन्फ्लेशन माना गया है। ये जो पैरामीटर्स हैं वो कंट्रीज टू कंट्री वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन अपने टॉलरेंस बैंड को तोड़कर आगे निकल जाता है देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिडिल क्लास और लो इनकम पीपल को होती है, बिकॉज रिच पीपल नो कि उनको अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि वो इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ऑन अदर हैंड मिडिल क्लास और लो इनकम पीपल के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो उसे इन्वेस्ट कर सकें। उनके पास जो भी पैसा होता है वो कैश और सेविंग अकाउंट में होता है, जो हाई इन्फ्लेशन के दौरान अपनी परचेजिंग पावर को खोता रहता है एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स गेट लोअर देन बिफोर एंड दे कंटिन्यूसली लूजिंग देयर परचेजिंग पावर। इवन अगर आप अपने आसपास देखोगे तो लोग परेशान हैं हाई फ्यूल प्राइसेस को लेकर, वेजिटेबल ऑयल के बढ़ते प्राइसेस को लेकर, फूड के प्राइसेस को लेकर, और इनका असर सबसे ज़्यादा पुअर और मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, वो भी स्पेशली तब जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हो, जैसे अभी। फिर इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मिलकर एक स्टेप उठाती है और वो है रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। अब जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक्स को भी पैसा हाई इंटरेस्ट रेट पर ही मिलेगा। अब जब कमर्शियल बैंक को भी हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलेगा तो वो भी आगे लोगों को और बिजनेसेस को हाई इंटरेस्ट रेट पर ही पैसा देगा। एंड बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स बिजनेसेस और लोग यूजुअली बैंक से लोन लेना अवॉइड करते हैं और सेविंग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइप्स के इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड रेट में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सेम ही रहेगा नो मैटर व्हाट द मार्केट कंडीशन इज। ऑन अदर हैंड वेरिएबल रेट्स में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। नाउ हियर्स द थिंग, अब जिसने लोन लेते समय फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को ऑप्ट किया होगा उसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट्स के बढ़ने से, बट जिन्होंने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को ऑप्ट किया होगा दोज बिजनेसेस और पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट हाइक्स।
क्योंकि अब इनके पास जो इनकम होगी खर्च करने के लिए वो कम होगी बिकॉज दे आर नाउ पेइंग मोर इंटरेस्ट टू लैंडर्स। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोग अब अपनी नीड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादातर इस दौरान वॉन्ट्स को अवॉइड करते हैं। अब इसका रिजल्ट ये आता है कि मार्केट में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलता है और लिक्विडिटी कम होने लगती है। और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ाए गए हों तो रिसेशन तक की नौबत आ सकती है। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। 2022 में यूएस के फेडरल बैंक ने करीब 5 बार इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं। 17 मार्च 2022 तक जो इंटरेस्ट रेट 0.25% थे वो आज 3.25% है। शार्प 3% तक का हाइक इन लेस देन 7 मंथ्स। एंड दैट्स नॉट एंड हियर। फेड के चेयर जेरोमी पाउल ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि वो आगे भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं, जिसके चलते बिजनेसेस और हाउस होल्ड को लंबे समय तक के लिए इकोनॉमिक पेन झेलना पड़ सकता है। और चांसेस ये भी हैं कि जीडीपी नेगेटिव में जा सकती है, और अगर जीडीपी 2 क्वार्टर के लिए कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव में जाती है तो वही रिसेशन कहलाता है, जिसके चांसेस यूएस में काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी अभी तक 2022 में 4 बार रेपो रेट्स को बढ़ा दिया गया है, जो कि 4% से सीधा 5.90% हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज रेपो रेट्स इन फ्यूचर। तो यही वो सब कारण हैं जिनकी वजह से IMF ने अपने रिसेंट आर्टिकल में ये तक लिख दिया है कि रिसेशन इज ऑलमोस्ट हियर, जिसमें $4 ट्रिलियन तक का इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है। इवन वर्ल्ड बैंक ऑल्सो वार्न्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन इन 2023। तो अभी स्टैट्स और डेटा भी यही कहते हैं कि यूएस में रिसेशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट द बिग क्वेश्चन इज इंडिया सेफ? देखिए, ब्लूमबर्ग की एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया के 0% चांसेस है रिसेशन में आने के। बट एक बहुत फेमस कहावत है कि यूएस जब छींक मारता है तो दुनिया को जुकाम लगता है। तो इंडिया को फ़र्क तो पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा भी ज़रूर होगा। जब यूएस में रिसेशन आता है तो क्रूड के प्राइसेस डाउन जाते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है इंडिया को। सिंस इंडिया इज़ अ बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस, इंडिया को काफ़ी सस्ते रेट पर फ्यूल मिल जाता है। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसमें फ्यूल एंड लाइट सेगमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है। तो सस्ते रेट पर ऑयल एंड गैस मिलने से इंडिया को इस सेक्टर में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। आफ्टर ऑल इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसके चलते एंड कस्टमर्स को भी ऑयल एंड गैस चीप रेट पर मिलते हैं और इसके चलते लॉजिस्टिक प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां ग्लोबल रिसेशन का असर इंडिया पर भी जरूर दिखेगा। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन बड़ी कंपनीज का 80 to 90% रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगा और ना ही लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स आर लाइक फूड दीज डेज। आप कम खाकर जिंदा रह सकते हो लेकिन छोड़ नहीं सकते। 2021 में इंडिया ने $77 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था यूएस के साथ, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर था। लेकिन अगर यूएस में रिसेशन लंबे समय तक रहता है तो इंडिया की यूएस एक्सपोर्ट में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिसेशन की वजह से यूएस में डिमांड कम होगी तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कम होगा, तो उसकी वजह से भी इंडिया की जीडीपी में फ़र्क पड़ सकता है। स्टार्टअप्स पर भी यूएस में रिसेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग में यूएस भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम सभी पॉइंट्स को भी देखें तो इंडिया में यूएस के रिसेशन या फिर वर्ल्ड रिसेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा दिख नहीं रहा है। तो शायद ये हो सकता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यहाँ पर सच हो जाए और इंडिया में रिसेशन आए ही ना। अब देखना ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई बड़ी वॉर ना हो जिसमें दूसरे देशों को भी एंटर होना पड़े। एंड इफ दिस हैपेंस द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी टेरेबल।